भारतीय राजनीति की उस टाइम स्थिति कैसी होगी, उस समय स्थिति कैसी होगी जब अगर मान लिया हमने कि पाकिस्तान ने हम पर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया, या फिर चीन ने आक्रमण कर दिया, तो युद्ध की स्थिति बन रही है। फिर हाल फिलहाल में जैसे हम बांग्लादेश की स्थिति देख रहे हैं कि फिर बांग्लादेश ने आक्रमण कर दिया, तो फिर युद्ध की स्थिति बन रही। तो उस समय भारत के अंदर क्या राजनीति की स्थिति क्या रहेगी, वो उस टाइम कैसी दशा होगी, तो उसको हम समझ लेते हैं कि जैसे आपात जो परिस्थिति बन जाती है, तो उस आपात परिस्थिति में भारतीय प्रधानमंत्री के पास क्या शक्तियां हैं, बल्कि जो एक्चुअल टर्म होगी कि वो भारतीय राष्ट्रपति के नाम से जो शासन हो रहा है, तो राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियाँ हैं, जो हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं। लेकिन दरअसल हम सब जानते हैं कि वो सब आर्टिकल 74 के हम पीछे देख चुके हैं कि अगर राष्ट्रपति की शक्तियाँ तो वो सब मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। तो हम देख सकते हैं यानी इस टाइम क्या शक्तियाँ हैं, तो आपातकालीन शक्तियाँ जो राष्ट्रपति के नाम से चल रही हैं, तो राष्ट्रपति के पास वो आपातकालीन क्या क्या शक्तियाँ हैं, उन्हीं को आज की क्लास में हम लोग जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वरुण शर्मा, ज्ञानस्तु चैनल में आप लोगों का बहुत स्वागत है। अभी हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, तो राष्ट्रपति के बारे में हम उनकी शक्तियों पर पहुंच गए थे। हमने राष्ट्रपति की विधायी शक्ति भी देख ली थी, उनकी प्रशासनिक शक्तियां भी देख ली थी, ठीक है। उसके बाद हमने उनकी वीटो शक्ति भी एक देखी थी। अब हम एक बार आज की क्लास में डिस्कस करेंगे भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, यानी कि आपात परिस्थितियों में उनके पास क्या शक्तियाँ हैं, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, उस टाइम भारत के अंदर स्थिति कैसी रहेगी, तो वो हम उसके बारे में ठीक से आज थोरली जानेंगे। आज की क्लास में मैंने थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश की जिससे आपको ठीक से दिख जाए। अगर कुछ की शिकायत मेरे पास इस वजह से आई थी कि थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, सो मेरी कोशिश करिए कि थोड़ा बड़ा लिख दूँ मैं। और बस मैं यही है कि थोड़ा सा कम कवर हो पाया, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि भूल ना जाऊँ बताने के दौरान, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखना था लास्ट में, तो वो मुझे अभी याद है। बस लास्ट में जाते जाते मेरे सामने नोट करके लिख रखा है कि जाते जाते मैं बताते हुए जाऊँ, भूल ना जाऊँ। अभी हम फिलहाल स्टार्ट करते हैं कि हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ शुरू करेंगे। तो भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, जो राष्ट्रपति की 3 प्रकार की आपात शक्तियाँ प्राप्त है। तो एक तो है जिसमें से राष्ट्रीय आपात जैसे हम बोलते हैं, नेशनल इमरजेंसी, और एक होता है किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता का रूप है, जिसको हम आम बोलचाल में राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। जबकि राष्ट्रपति शासन जैसा कोई शब्द संविधान में ऐसा नहीं लिखा है, उसको बोलते हैं कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए ना, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता अगर हो गई तो उसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। तो एक ही शक्ति है। और एक शक्ति है वित्तीय आपात की घोषणा की शक्ति राष्ट्रपति के पास, ठीक है। इनके आर्टिकल बटे हुए हैं। जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा आर्टिकल 352 के तहत कर सकते हैं, और किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा आर्टिकल 356 के तहत और आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो हम चलो इसको एक बार समझते हैं। आज की क्लास में हम लोग हमारा फोकस मेन किस पे हो पाएगा, राष्ट्रीय आपात की घोषणा, नेशनल इमरजेंसी के बारे में हम लोग ठीक से बात कर पाएंगे। बाकी ये दो जो हैं वो हम अगली क्लास में डील कर लेंगे। वित्तीय आपात बहुत छोटा सा है और ये थोड़ा सा राष्ट्रपति शासन थोड़ा बड़ा है, तो अगली क्लास लग जाएगी। और राष्ट्रीय आपात भी अपने आप में ठीक ठाक समय ले लेता है, इसलिए आज की क्लास में इसको समझेंगे। और मेरी कोशिश ये है कि थोड़ा सा इसको डिटेल्ड में समझा दूँ कि वही बात है कि कुछ भी छूटा न रह जाए आपसे, है ना, हर एग्ज़ाम में काम में आए, तो वो हमें ध्यान में रखना है। तो हम लोग शुरू कर लेते हैं। एक मिनट जरा मैं इसको डाउन कर लूँ। चलिए, अभी इसको थोड़ा सा जो थोड़ा फैक्ट है वो समझ लेते हैं। भाग 18 में आपात उपबंध यूज़ है। हमने शुरुआत में सबसे पॉलिटिकल क्लास में सबसे पहले देखा था ना, भाग पढ़े थे, भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में, क्या क्या ऐसे पढ़े थे। तो भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में लिखा हुआ है, ठीक। ये चीज़ बहुत छोटी सी फैक्ट के बारे में। और आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक, मतलब आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक इसमें है, ठीक। जबकि राष्ट्रपति के अंश भाग में, राष्ट्रपति जबकि भाग 5 में, ये ध्यान रखना है कि यानी कि राष्ट्रपति जबकि ये है भाग 5 में और आर्टिकल इसके 352 से 360, लेकिन ये भाग 18 में। ऐसा क्यों? दरअसल संविधान निर्माताओं ने सोचा कि जो आपात उपबंध है वो इतने व्यापक रूप से उसमें विस्तार करना है, तो उसका एक भाग अलग से ही बना दिया। जबकि अब उसी की जो आपात उपबंध की शक्ति है वो राष्ट्रपति अपने यहाँ से उठा रहा है, तो इसलिए उनका एक भाग अलग बना हुआ है आपात उपबंध का। लेकिन हम लोग भाग 5 पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, तो भाग 5 में राष्ट्रपति को देख रहे हैं। तो उसी में राष्ट्रपति जब आपातकालीन शक्ति आई तो उनका जिक्र भाग 18 के जो आपात उपबंध है उनमें करा गया है, तो हम वहाँ से पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान रखना। और जो आपात उपबंध कहाँ से, जर्मनी से। अगर क्वेश्चन ऐसा है, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि किस देश से लिए गए, तो आप जर्मनी देश पे टिक लगा दें, देश की बात आ रही है। लेकिन जर्मनी देश के भी वीमर संविधान से लिए गए, ये ध्यान रखना है, क्योंकि जर्मनी देश में कोई एक संविधान रुका नहीं,
फिर हमने देखा था जब युद्ध हुआ, फिर वर्साई की संधि हुई थी, है ना, वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, वर्साई की संधि हुई थी, तो उसमें फिर से एक बाद में संविधान बना था। ऐसे बार बार थोड़े वहाँ पे संविधान बन चुके हैं। तो इसलिए उसमें जो वीमर संविधान है, तो वीमर संविधान से अगर बहुत पर्टिकुलरली कोई पूछा जाए तो वीमर संविधान से हमने आपात के उपबंध उठाया है। और अगर किसी देश की बात आए तो देश हमने क्या है, जर्मनी देश है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो जर्मनी देश अगर लिखा हो, वरना उसमें पर्टिकुलर क्या है, ज़्यादा सही क्या है, वीमर संविधान से, ठीक, ये ध्यान रखना है। तो जर्मनी के अंदर ये वीमर एक जगह का नाम है। तो अब राष्ट्रपति की जो आपात शक्तियाँ वो 3 प्रकार की है, यानी राष्ट्रीय आपात की घोषणा की शक्ति राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत कर सकते हैं, ठीक। और किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा की शक्ति राष्ट्रपति कर सकते हैं आर्टिकल किसके तहत, 356 के तहत, ये 352 के तहत, 352 और ये 356 के तहत। और वित्तीय आपात की घोषणा की शक्ति ये कौन से आर्टिकल के तहत है, 360 के तहत, आर्टिकल 360 के तहत राष्ट्रपति जी जो वित्तीय आपात की घोषणा की शक्ति रखते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम राष्ट्रीय आपात की घोषणा की शक्ति जो राष्ट्रपति के पास है उसको पढ़ेंगे ठीक से, और ये वाली हम अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे, ये दोनों उसमें हो जाएंगे मेरे ख्याल से, मुझे लगता है कुछ ऐसा लग नहीं रहा है उसमें रह जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय आपात क्या है, तो ध्यान रखना आर्टिकल 352 में इसके बारे में लिखा है। तो आर्टिकल 352 के अनुसार क्या लिखा हुआ है ये हमें पढ़ना है। तो आर्टिकल 352 के अनुसार, इसके मतलब परिभाषा सुन लो, इसमें मतलब क्या लिखा हुआ है, परिभाषा इन द सेंस मतलब उसके अंदर लिखा क्या है। तो आर्टिकल 352 के अनुसार, अगर इसको लिखने वाले अगर आप लोग कुछ ऐसे साथी हैं जो किसी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप नोट्स बनाना चाहें तो मैं बोल रहा हूँ, इसको एक बार वैसे कर लिख लेना। और अगर कुछ ऐसे साथी हैं जो सामान्य प्रकार से जानकारी लेना चाह रहे हैं तो उनका भी स्वागत है, वो आनंद लें, इसका रोचक तथ्य जानने को उनको मिलेंगे संविधान के बारे में, भारतीय राजनीति के बारे में। तो मैं एक बार इसको बोल दे रहा हूँ कि इसमें ठीक से लैंग्वेज क्या लिखी है। आर्टिकल 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए, यानी कि समाधान का मतलब राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए, ठीक, वहाँ पे जो टर्म लिखा हुआ है आर्टिकल 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण, अब जो यहाँ पर जो इस पे यहाँ पे आपको वर्ड ऐड कर लेना है अगर आप लिख रहे हैं तो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आर्टिकल 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को, यानी भारत के राष्ट्रपति की बात हो रही है, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या उसके किसी हिस्से पर, संपूर्ण भारत या उसके किसी हिस्से पर के कारण किसी हिस्से पर सुरक्षा खतरे में है, संपूर्ण भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा, ऐसे लिख लीजिए, संपूर्ण भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में है, तो वह, यानी कि राष्ट्रपति, राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ थोड़ा तेजी से। आर्टिकल 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या उसके किसी क्षेत्र की सुरक्षा खतरे में है, तो वह राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है, ठीक, कर सकता वाली बात है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में 2 पॉइंट ऐसे नीचे लिख लेना कि संपूर्ण भारत या हिस्से पर, यानी कि पूरे भारत पर राष्ट्रीय आपात भी लग सकता है, या फिर उसके किसी एक हिस्से पर भी राष्ट्रीय आपात यानी नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी जा सकती है, ये हम देखेंगे। और आशंका होने पर भी, यानी कि अगर ऐसा नहीं कि युद्ध कर ही दिया हो, मतलब युद्ध चल रहा हो या फिर आक्रमण हो चुका हो उसके बाद करें, ऐसा हमें आशंका भी लग रही है तो भी राष्ट्रपति आशंका के भी कर सकते, आशंका होने पर भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। और ये हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति नहीं करेंगे, दरअसल क्या है वो आर्टिकल 74 एक डिस्क्लेमर वो हमने लगाया था, वो ध्यान रखना हर बात में। तो इतनी ध्यान रखना। अब इसको हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं कि दरअसल ये क्या है। तो मूल संविधान की बात थी, तो 44वां संविधान संशोधन, ये ध्यान रखना, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। उससे पहले एक संविधान संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन, जिसको हमने बोला ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, यानी कि 1976 में जो हुआ था उसमें इतने संशोधन कर दिए गए, इतने संशोधन किया गया। तो 44वां संविधान संशोधन तो इसलिए भी लाया कि जो 42वें संविधान संशोधन में जो संशोधन किए गए थे और जो गलत तरीके से संशोधन करे गए थे उनको थोड़ा चेंज करने के लिए भी लाया गया था, वो भी हम देखेंगे क्या क्या है। तो 44वें संविधान संशोधन जो आया 1978 में, उसमें उसके द्वारा 2 बदलाव किए गए। 2 बदलाव कौन कौन से किए गए इसमें आर्टिकल 352 में। एक तो जो यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह आज शब्द लिखा वो दिख रहा है ना, ये मूल संविधान में नहीं लिखा था, वो वहाँ पे लिखा था आंतरिक अशांति।
तो यहाँ पर जो आंतरिक अशांति शब्द पहले लिखा था, इस आंतरिक अशांति शब्द की जगह यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह डाल दिया गया। ये भी हम सब अभी बता रहे हैं ऐसा क्यों कर दिया गया। मतलब पहले क्या लिखा था, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह ने की जगह आंतरिक अशांति, यानी युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति ऐसे लिखा था। फिर दूसरा बदलाव क्या करा, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह जरूरी। यहाँ ध्यान रखना, ये सब ध्यान रखना, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल है ना कि मंत्री परिषद है। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में क्या अंतर होता है, चलो अभी समझ लेते हैं आगे हमने क्यों। तो मंत्रिमंडल का मतलब हो गया कैबिनेट और मंत्री परिषद का मतलब हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी कि मंत्रिमंडल एक थोड़ी छोटी संस्था है, ठीक है, कम मिनिस्टर होंगे आसपास, एक जो पीएम के संग ही बैठेंगे, और मंत्रिपरिषद में थोड़े ज़्यादा मिनिस्टर्स हो जाएंगे। यानी कि मंत्रिमंडल क्या है, जो कैबिनेट है, और मंत्रिपरिषद का मतलब क्या है, मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री भी आ जाएंगे, राज्य मंत्री आ जाएंगे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो इंडिपेंडेंट चार्ज वाले आ जाएंगे, उप मंत्री आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, मंत्रिपरिषद में आ जाएंगे। यानी मंत्रिपरिषद में कौन, कैबिनेट मंत्री आ जाएंगे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री, ये सब क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे भी। तो ये मंत्रिपरिषद में ये लोग आएंगे, उस मंत्रिपरिषद में जो कैबिनेट मंत्री हैं वो कैबिनेट मंत्री हो जाएंगे, मंत्रिमंडल, ठीक है। यानी कि मंत्रिमंडल में पीएम के संघीय मंत्री जिन ऐसे इसमें वो मंत्रिमंडल में वो मंत्री होते हैं जो एक मंत्रालय के प्रमुख होंगे, जैसे गृह मंत्रालय के प्रमुख हैं अमित शाह जी, तो उनके वो मंत्रिमंडल में आ जाएंगे, ठीक है। रक्षा मंत्रालय के प्रमुख हैं तो वो इसमें आ जाएंगे। तो वो ऐसे करके जो प्रमुख हैं वो मंत्रिमंडल में आएंगे। बाकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, उप मंत्री हैं या दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, वो कई बार उसमें मंत्रिपरिषद में चले जाते हैं, ठीक है, मंत्रिपरिषद में वो आ जाएंगे सारे। तो ये अकेला एकमात्र ऐसा आर्टिकल है जिसमें मंत्रिमंडल शब्द लिखा हुआ है। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना पीटी के लिए या फिर किसी और एग्जाम्स के लिए कि ऐसा पूछा जाता है कि ऐसा भारत के संविधान में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें मंत्रिमंडल शब्द का यूज़ हुआ, क्योंकि पूरे संविधान में ज़्यादातर मंत्रिपरिषद का यूज़ हुआ है। ये अकेला आर्टिकल ऐसा 352 आर्टिकल ऐसा है जिसमें मंत्रिमंडल शब्द को लिखा गया है। ये भी ध्यान रखना है, ये मतलब इसको स्टार बना लो इस बात को कि आर्टिकल 352 अकेला एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें मंत्रिमंडल शब्द का यूज़ किया गया, बाकी हर जगह मंत्रिपरिषद लिखा हुआ है। तो मंत्रिमंडल की परिषद की नहीं, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह जरूरी है। अब ये क्या है जरा थोड़ा समझ लेते हैं। इसकी कहानी अमूमन मतलब आप लोगों को पता ही है पूरी, लेकिन फिर भी हम थोड़ा जिक्र कर ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आया है, ऐसा समझ रहे हैं ऐसा क्यों आया है। जैसे कि आप लोगों को पता है इमरजेंसी लगाई गई, ठीक है, 25 जून को 1975 में। तो उस टाइम ऐसे क्या था कि संपूर्ण क्रांति जो आंदोलन हो रहा था, जिसको लोकनायक जिनका उपनाम दिया गया था जेपी नारायण जी का, ठीक है, जयप्रकाश नारायण उनका पूर्ण नाम था, तो उनको लोकनायक भी बोलते थे उनका उपनाम। तो उन्होंने इंदिरा गांधी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन निकाला। सो उसको आंदोलन को दमन करने के लिए ये इमरजेंसी लगाई गई थी। अब इमरजेंसी लगाई जा रही है तो आप किस वजह से लगाएंगे, क्या करें, तो उस टाइम वहाँ पे लिखा था युद्ध तो उन लोगों ने करा नहीं है और बाह्य आक्रमण भी नहीं कर रहे हैं वो, तो आप किस वजह से लगाएंगे। तो उस टाइम पहले क्या लिखा था उस समय, आंतरिक अशांति है। अशांति तो किसी वजह से हो सकती है, कोई आंदोलन कर रहा है, अशांति फैल गई, ठीक है, मतलब मारतोड़ नहीं। अब सशस्त्र विद्रोह अब लिखा हुआ है, सशस्त्र विद्रोह का मतलब कि शस्त्र उठा के कर रहा हो, कि शस्त्र उठा के हाथ में करके और फिर कोई विद्रोह कर रहा है। तो अब ये लिखा, तो उस टाइम तो उन्होंने ऐसा किया ना था, गांधीवादी आंदोलन था जो लोग जो जेपी जी कर रहे थे, जेपी नारायण, तो गांधीवादी बिल्कुल बिना शस्त्र, कोई शस्त्र नहीं था उनका, लठिया वगैरह तो लठिया वगैरह तो रखते हैं, उसका मतलब शस्त्र थोड़ा ना। तो गांधीवादी एक तरीके से आंदोलन था, उसका दमन के किसी हिसाब से अशांति तो हो रही थी। जैसे इस टाइम जो बीच में जो अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, तो मनमोहन सरकार उसका अशांति कह सकती थी, अशांति हुई है, ठीक है, बाबा रामदेव जी को हुई है तो वो अशांति तो थी। लेकिन अब लिख दिया सशस्त्र विद्रोह, यानी कि शस्त्र हाथ में है, कुछ शस्त्र उठा के कुछ विद्रोह कर रहे हैं, तब आप उसके एवज में आप राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं। सो यहाँ पर क्या था, उस टाइम उन्होंने क्या कहा कि आंतरिक अशांति कारण राष्ट्रपति जी जो उस टाइम फ़खरुद्दीन अली अहमद थे, फ़खरुद्दीन अली अहमद को एक यहाँ पर ये भी ध्यान रखा। दूसरा तो मतलब ये समझा कि आंतरिक अशांति के कारण उन्होंने बोलिए कि आंतरिक अशांति फैला रहे हैं। और दरअसल उसमें क्या था, इनके डिनर टेबल ऐसे बताया जाता है कि डिनर टेबल पर बैठ के इंदिरा गांधी जी ने डिसाइड कर लिया और उनके जो एक दो खास लोग थे वो बैठे हुए थे, डिसाइड हो गया वहाँ पे कि भाई ये जो जेपी का आंदोलन बहुत बढ़ता जा रहा है, इनके आंदोलन को कैसे दबाया जाए। तो इनको आंदोलन दबाने के कारण फिर उन्हें पता चल कि एक प्रोविज़न है ये वाला, तो प्रोविज़न बताया गया। तो अच्छा आंतरिक अशांति तो लग रही है, तो आंतरिक इसी के एवज में, इसी के बिहाफ पे हम राष्ट्रीय आपात की नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर देते हैं और राष्ट्रपति के साइन कराने। तो पहले क्या था, पहले ये था कि मंत्रिपरिषद, यहाँ पे लिखा था मंत्रिपरिषद की मौखिक सुनवाई, मतलब मौखिक सलाह होती थी कि सलाह दे दी गई। और उस टाइम राष्ट्रपति, ऐसे माना जाता था कि प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति के पास आएगा झूठ थोड़ी ना बोलेगा कोई, ऐसे संविधान निर्माता ने आराम से लिखा था कि मौखिक तौर पे
आप अगर राष्ट्रीय आपात कभी लगाना है, पीएम वहाँ पे बता देंगे राष्ट्रपति को कि ठीक है, मंत्रिपरिषद की बैठक हम लोगों ने करी है, मंत्रिपरिषद सबकी सलाह है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा करी जाए, और पीएम ने राष्ट्रपति जी को ये बता दी, राष्ट्रपति ने साइन कर दिए कि मान ली पीएम की बात। तो उस टाइम ऐसा क्या गया था, बस डाइनिंग टेबल पे बैठ के ऐसे माना जाता है कि बात हुई थी, और मंत्रिपरिषद को पता तक नहीं है कि ऐसा कुछ बात हो रहा है, क्योंकि भाई बहुत सीक्रेट बात थी। अगर मान लिया कि थोड़ा सा खुल जाती, मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही होती, और उस टाइम जो जेपी जी की उस टाइम जो एक मतलब सम्मान था, वो बहुत अच्छा खासा सम्मान था, पुराने टाइम से चले आ रहे हैं वो बहुत टाइम से। और कांग्रेस की जो उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी सरकार, उसमें भी उनके कई सदस्य ऐसे थे जो जेपी को बहुत सम्मान करते थे। तो अगर कहीं बैठक हो रही है उसमें मंत्रिपरिषद की, उसमें कहीं से भी लीक हो जाती है कि भाई आपका आंदोलन को दबाने के लिए राष्ट्रीय आपात की घोषणा की बैठक हो रही है, तो वो पहले से सतर्क हो जाते, सब लोग इधर उधर हो जाते, कैसा कुछ करते ही नहीं। तो उन्होंने बहुत चुपचाप से बिल्कुल रात में बैठे बैठे सब ये अपना डाइनिंग टेबल बैठे बैठे बात कर ली। मंत्रिपरिषद को भनक तक नहीं लगी, मंत्रिपरिषद को सुबह भनक लग रही है कि अच्छा राष्ट्रीय आपात लग गया, और हमने तो मंजूरी दी नहीं अभी। लेकिन वो इंदिरा गांधी जी ने अपने पास बैठ के ही बस उस पर टेबल पर बैठ के डिसाइड कर लिया, और फ़खरुद्दीन अली अहमद को फ़ोन करके बता दिया, उस टाइम राष्ट्रपति ने उनको बता दिया कि हाँ मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, हमने बैठक करी है, सबकी रजामंदी है, ठीक है, राष्ट्रीय आपात की आंतरिक जो जेपी जी का आंदोलन हो रहा है, आंतरिक अशांति फैल रही है, आंतरिक अशांति के कारण हम राष्ट्रीय आपात की घोषणा करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने साइन कर दिया कि भाई हाँ मंत्रिपरिषद, क्योंकि मौखिक उस टाइम पहले मौखिक चलता था, अब लिखित कर दिया गया। पहले 44वें संविधान संशोधन से पहले मौखिक था कि आप मौखिक तौर पे बोल देंगे, क्योंकि इतने सारे ठीक है तो क्यों लिखित की ज़रूरत पड़ेगी, तो मंत्रिपरिषद में बहुत सारे मंत्री होते हैं, तो सब लोग लिखित में दें। और नेशनल इमरजेंसी का मौका है कि नेशनल इमरजेंसी है, उस टाइम वो सब लिख के दे रहे हैं, इतने मंत्रिपरिषद में बहुत सारे मंत्री आ रहे हैं, तो उस टाइम लिखने की थी नहीं, तो मौखिक तौर पर फटाफट कह दिया और उन्होंने राजी कर लिया, और पीएम ने बता दिया कि हाँ हमारी बैठक हो गई है, आप भैया राष्ट्रीय इस पर साइन कर दो बस। तो फ़खरुद्दीन अली अहमद ने साइन कर दिया, सुबह लग गई इमरजेंसी, सबको फटाफट पकड़ा जा रहा है, जेल में ले जाया जा रहा है सबको, कोई किसी भी मतलब सब उस टाइम कानून वानून हम पढ़ेंगे कैसे कानून हो जाते हैं, उस टाइम सबको जेल में बंद करा जा रहा है। और सुबह उन मंत्रियों को सुबह पता लग रही है अच्छा हमने भी सहमति दे दी है कि राष्ट्रीय आपात लगाओ, उनको पता ही चली थी। अब वहीं पे वो जेपी के बहुत सारे लोग थे, तो वो कह रहे हैं भाई हमें नहीं पता, हमारी इसमें मंजूरी नहीं है, हमें पता ही नहीं चला कि आंदोलन कैसे मतलब ये कब बैठक हो गई, कब क्या, हम तो उसमें थे ही नहीं। तो ऐसे करके बात चली थी, इसका मतलब पता चल गया ठीक से प्रधानमंत्री जी ने उस टाइम मिसयूज़ करा था, मतलब छल करा था एक प्रकार से, जबकि मतलब ऐसा माना गया कि पीएम झूठ ना बोलेगा, लेकिन पीएम ने झूठ बोला कि यहाँ भी बैठक हो गई है। तब जब ये हुआ, उसके बाद में जब आंदोलन को दबाया गया जो भी हुआ, फिर उसके बाद में सरकार इनकी इंदिरा गांधी जी हटी, फिर 1980 जब इनकी सरकार बनी जेपी के, इनकी सबकी जो जेपी को सम्मान करते उनके चेल वगैरह की, तो मोरारजी देसाई इस टाइम सीएम थे जब ये संशोधन हुआ, सॉरी सीएम पीएम थे उस टाइम, मोरारजी देसाई पीएम बने थे उस टाइम जब ये संशोधन हुआ। तो उस टाइम संशोधन में फिर ये बातें लिख दी गई जो पहले हुआ था, यानी कि जो आपने आंतरिक अशांति से उनका दमन करा था, यानी कि अब कोई भी ऐसा कोई आंदोलन करेगा तो उसको आंतरिक अशांति कहकर राष्ट्रीय आपात नहीं लगा देंगे, क्योंकि राष्ट्रीय आपात में फिर हम देखेंगे मौलिक अधिकार भी हनन हो जाते हैं, आपके मौलिक अधिकार भी रोक लिए जाते हैं, बहुत कुछ रोक दिया, मीडिया प्रेस सबको दबा जाते हैं, कोई मीडिया नहीं है, कोई प्रेस कुछ किसी प्रकार का कुछ चलेगा नहीं, आपको कहीं प्रचार प्रसार फैलेगा ही नहीं, तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो ये सब कुछ बंद कर दिया जाता था राष्ट्रीय आपात जब नेशनल इमरजेंसी घोषणा हो जाती है। तो उन्होंने वही सबसे पहले ये हटाया, बोले आंतरिक अशांति कारण तो नहीं लगाना चाहिए, आप सशस्त्र विद्रोह हो, अगर कोई सशस्त्र शस्त्र के साथ विद्रोह कर रहा है, बाकी युद्ध है बाह्य आक्रमण, ये तो दो परिस्थितियाँ अलग ही हैं, ठीक है। लेकिन ये आंतरिक अशांति तो किसी से भी कह सकते हैं, कोई भी 4-15 लोग 20-25 लोग इकट्ठे हो गए कुछ आंदोलन कर रहे हैं तो अशांति फैल गई एक प्रकार से, तो आप उसके साथ से आप आपात लगा दिए राष्ट्रीय आपात। तो वो एक बहुत ही मतलब ऐसा टर्म था कि बहुत लचीला टर्म था आंतरिक अशांति, इसको किधर भी मोड़ा जा सकता था। तो अब थोड़ा एक बिल्कुल एक ठीक सटीक शब्द आ गया कि सशस्त्र विद्रोह, यानी शस्त्र अगर हाथ में है और तब वहाँ पे आंदोलन से विद्रोह हो रहा है, शस्त्र को देख के आप उस वहाँ पे उत्तर बीच में या फिर पूरे संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं। तो अब तो कंडीशन ठीक है, तो उन्होंने एक वही पहला था चेंज ये किया कि आंतरिक अशांति हटाया और सशस्त्र विद्रोह शब्द वहाँ पर डाल दिया। फिर दूसरा चेंज ये किया कि जो पहले की मंत्रिपरिषद की मौखिक सलाह चल जाती थी, मंत्रिपरिषद ने मौखिक बात दी, हाँ ठीक है लगा लीजिए, बात हो गई, मौखिक तौर पर बात होगी, और प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रपति को बता दिया, राष्ट्रपति ने साइन कर दिए फाइल पे। और उस टाइम देखो अब आप सोचेंगे ऐसे साइन वगैरह वो फाइल वगैरह कहते हैं, तो पीएम का जो कार्यालय होता है, मतलब पीएम जहाँ पे रहती हैं, तो वहाँ पे आराम से ये सब होता है, पर्चा वर्चा सब तैयार हो जाता है, लेटर तैयार हो गया फटाफट बैठ दिया, ऐसा नहीं कि कोई मीटिंग के लिए लेटर अलग से कोई मीटिंग करनी पड़ी लेटर बनाने की, सब आस पास ही होते हैं, टाइप राइटर वगैरह सब बैठे, फटफट टाइप हुआ और भेज दिया गया उनको, साइन करवा लिए फ़खरुद्दीन अली अहमद से। उन्हें भी नहीं पता कि भैया कि मंत्रिपरिषद की बैठक हुई या नहीं हुई, सलाह हुई या नहीं हुई। तो फिर उन्होंने क्या कर दिया कि जो भाई मौखिक सुनवाई होती है अब मौखिक नहीं होगी, लिखित तौर पे सब लोग लिखित तौर पे देंगे कि हाँ हमने सहमति जताई है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर देनी चाहिए, भारत में ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं, ऐसी कुछ स्थितियाँ बन रही हैं जहाँ पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा लग सकती है और मैं संभाला नहीं जाता, मतलब खतरा है वहाँ पे, भारत के हिस्से को सुरक्षा खतरा है, तो करिए।
लेकिन मंत्रिपरिषद में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा मंत्री होते हैं, तो इतने टाइम सबकी लिखित सलाह लेने में बहुत समय लगेगा, ठीक है, और इमरजेंसी वाली बात है, तो इसलिए उस शब्द को हटा के मंत्रिमंडल कर दिया, यानी कि जो बिल्कुल करीबी मंत्री हैं, ठीक है, जो मंत्रालय के प्रमुख हैं, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ऐसे जो प्रमुख हैं, कानून मंत्रालय, इन सब के प्रमुख हैं, इनसे सलाह ले लो आप फटाफट, इनसे सलाह लेकर और लिखित में जल्दी लिखवा लो। तो लिखित में इतने लोगों लिखित लिखवाना ज़्यादा कोई टाइम की बात भी नहीं है, इमरजेंसी टाइम 11-12 लोग होते हैं आपस में, तो फटाफट लिखवा लिया और लिखवा के राष्ट्रपति जी को भेज दिया। राष्ट्रपति देखा हाँ कि इन सब ने लिख के भेज दिया, सबकी सहमति है और राष्ट्रपति साइन कर देंगे, तब राष्ट्रपति आपात अब लगा करेगा। पहले अब कोई प्रधानमंत्री को झूठ नहीं बोल सकता, यानी कि इन 11 लोगों को लिखित चाहिए। पहले जैसे पीएम ने झूठ बोल दिया उन्होंने कि हमने सबके से कर लिए सलाह और आप कर दीजिए, उन्होंने कर दिया, तो ये बदलाव करेगा। और आंतरिक अशांति की जगह ये शब्द जोड़ दिएगा सशस्त्र युद्ध, यानी कि आंतरिक अशांति क्या आप नहीं, आप सशस्त्र शस्त्र दिखे आपके पास किसी के पास, तभी आप उसको राष्ट्रीय आपात में डालेंगे। तो ये चेंज हुए, दोनों ध्यान रखना आपको। जेपी नारायण का कैसे बड़ा रोल रहा, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। पीछे कहानी, बाकी हम किसी संविधान के रोचक तथ्यों के बारे में बात करेंगे, तब ऐसी कहानियाँ बात करेंगे और डिटेल में बहुत कहानी बनी थी, कैसे उनको आंदोलन हुआ, किस वजह से आंदोलन हुआ, फिर कैसे कैसे दबाव पड़ रहा था इंदिरा गांधी पर ज़्यादा, फिर इंदिरा गांधी ने फिर मतलब दबाव में आके ऐसे कदम उठाया, वरना उनको ऐसे कदम उठाने में खूब मज़ा नहीं आया होगा, लेकिन अब कुछ चारा ही नहीं बचा उनके पास, तो उन्होंने कैसे रोको लाओ, तब होगा कोई उनका चेला वगैरह, कहते उन्होंने कहा ये तो संविधान में है, तो ये संविधान निर्माता आपके लिए तो छोड़ के गए, तो उन्होंने लगा लिया। मतलब ये सबसे ज़्यादा मिसयूज हुआ है। हालांकि अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी गई है, एक बार जब चीन ने आक्रमण कर दिया, फिर एक बार पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, तीसरी बार ये कोई आक्रमण नहीं था। इसको बहुत भद्दा तरीका बोला जाता है, आपको पता है 25 जून को सब कैसे करके दिन घोषित कर दिया गया, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब दूसरा पॉइंट इसमें देखो, ये पहला राष्ट्रीय आपात में एक ए पॉइंट बना के लिख लिया था उन्होंने, जो नोट्स बना रहे उनके हिसाब से वैसे लिख दिया। अब बी पॉइंट में समझते हैं ये क्या है। अब इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, यानी दोनों सदन का मतलब लोकसभा राज्यसभा विशेष बहुमत, ये ध्यान रखना है। पहले साधारण बहुमत की बात होती थी, लेकिन ये 44 का मतलब विशेष बहुमत की बात कर दी थी। विशेष बहुमत से 1 माह यानी कि 30, 1 माह जहाँ लिखा होगा उसका मतलब मोटा मोटा 30 दिन मानते हैं, यानी किसी में 31 दिन भी होते तो वो नहीं, 30 दिन को 1 माह मानना है, तो 1 माह यानी कि 30 दिन के भीतर अनुमोदन कराना पड़ेगा, यानी कि ये चीज़ ध्यान रखना। मतलब मैंने शॉर्ट में लिख रखा है यहाँ पर, तो 6 माह एक्सटेंड का मतलब आगे बढ़ जाना, यानी कि जो राष्ट्रीय आपात की अभी घोषणा कर दी गई है, ठीक है, आज कर दी राष्ट्रीय आपात की घोषणा, तो उसके आज के दिन से 1 माह के भीतर, यानी 1 माह यानी 30 दिन के भीतर दोनों सदन में विशेष बहुमत, ठीक है, विशेष बहुमत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। विशेष बहुमत का मतलब क्या है, हमने प्रकार पढ़े विशेष बहुमत के, कि एक तो था कि आपकी 2/3 बहुमत देखा था ना, उपस्थित का 2/3 बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वालों को 2/3 बहुमत, और एक को हमने क्या देखा था कि उपस्थित और मतदान का 2/3 बहुमत जो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो, ठीक है, और एक क्या देखा था जो तीसरे प्रकार की कुल सदस्य संख्या का 2/3 मत। तो विशेष बहुमत से और पारित कराना पड़ेगा आपको, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो विशेष बहुमत कौन सा, जो कुल सदस्य संख्या के आधे कम वाला आधे से कम ना हो, ठीक, वो बहुमत आपको पारित करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, दोनों सदन में अलग अलग, ठीक है, एक बार में नहीं कि जॉइंट सीटिंग करवा लिया, ये अलग अलग की बात है, इसमें अलग इसमें अलग, तो अलग अलग करवाना पड़ेगा और 1 माह के भीतर करवाना पड़ेगा अनुमोदन। तो फिर वो क्या है, 6 महीने के लिए और बढ़ जाएगा आगे। राष्ट्रपति जो आपात है ना, वो 6 महीने के लिए आगे और बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि आज जो तिथि है, आज से घोषणा कर दी गई, तो 1 माह के ड्यूरेशन में आपको फिर से अनुमोदन कराना दोनों सदनों में। तो फिर अब जो राष्ट्रीय आपात है वो 6 महीने और आगे बढ़ जाएगा। वो 6 महीने कहाँ से गिने जाएंगे, वो उससे गिने जाएंगे जब आखिरी सदन ने, जो भी आखिरी सदन होगा, अगर लोकसभा में पहले करवाया आपने तो फिर बाद में राज्यसभा में करवा रहे होगे, तो राज्यसभा ने जिस दिन अनुमोदन दिया तो इस दिन से 6 माह आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी कि 1 माह के भीतर अगर आपने मान लो ये लिए कभी लास्ट वाले दिन, बिल्कुल 1 माह के बिल्कुल आखिरी दिन आपने साइन करा पाए, तो 6 महीने और मिल गए आपको। फिर 6 महीने ऐसे खत्म होने वाले होंगे, तो उससे पहले दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में हो जाए, फिर 6 महीने के ऐसे एक्सटेंड करा लो, आगे बढ़ा लो। ऐसे 6 माह करके आप कितना ही बढ़ा सकते हो, ठीक है, ऐसे करके बार बार खत्म होने से पहले दिन वो करवा लो। अगर खत्म होने से पहले नहीं करवा पाए और ख़त्म हो गए दिन, तो वो राष्ट्रपति आपात अपने आप हट जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो राष्ट्रीय दोनों सदनों में आपको ऐसा अगर आगे बढ़ाना है तो 6 माह के भीतर, एक माह के भीतर आपको अनुमोदन चाहिए दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत से, और 6 माह तक आप आगे बढ़ाते रहोगे, ऐसे 6 माह करके आगे बढ़ाते रहोगे, यानी कि, ठीक है। और ये फिर समझना है कि, और इसमें कुछ रह गया है, मैं सोचता हूँ चलूँगा, क्योंकि मैंने छोटा कर थोड़ा लिखा है फिर। हाँ ठीक है, अब अगर समाप्ति करनी है इसकी, ये जो आपने राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी, इसकी समाप्ति करनी है, तो समाप्ति कैसे होगी, 3 वजह से हो सकती है, ठीक है। एक तो राष्ट्रपति कभी भी वापस ले लें अपनी घोषणा, जो राष्ट्रपति ने घोषणा करी है उसको कभी भी वापस ले लें कि ठीक है मैं अपनी घोषणा वापस लेता हूँ, राष्ट्रीय आपात की जो हमने घोषणा करी थी उसकी समाप्ति होती है।
और यहाँ पे कुछ अभी छूट गया, पहले तो ये समझ लीजिए, एक बात और समझ लीजिए यहाँ पर कि जो राष्ट्रीय आपात जो राष्ट्रपति घोषित करेंगे वो हमने बात करें किसी एक क्षेत्र पर भी लग सकता है, भारत के छोटे से हिस्से पर भी, और संपूर्ण क्षेत्र पर भी लगाया जा सकता है। पहले ऐसा नहीं था कि पहले था संपूर्ण क्षेत्र पर लगना था। तो 38वां संविधान संशोधन जो करा था, 38वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था, तो उसमें ये कर दिया गया था कि आप किसी एक हिस्से पर भी लगा सकते हैं राष्ट्रीय आपात और संपूर्ण भारत पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। और राष्ट्रपति को फिर उस टाइम कानून वगैरह हम अभी समझेंगे कैसे बनाना है कैसे नहीं, लेकिन ये 38वां संविधान संशोधन जो एक छोटा था टर्म, वो मुझे ध्यान आ गया कि 38वां संविधान संशोधन के द्वारा ये बताया गया कि आप किसी एक हिस्से पर भी लगा सकते हैं, राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं और संपूर्ण भारत पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब समाप्ति कैसे होगी, राष्ट्रपति अपनी घोषणा वापस ले लें कि मैं अपनी घोषणा वापस लेता हूँ। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपात अब हट जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, जो संसद अनुमोदन ना करे, जो हमने कहा ना 1 माह के ड्यूरेशन के बीच में फटाफट अनुमोदन करा लेना, अगर वो अनुमोदन नहीं करा पाए 1 माह में तो वो अपने आप वो हट जाएगा स्वतः। या मान लीजिए 1 माह के भीतर अनुमोदन करा लिया, अब वो 6 महीने तक आगे बढ़ गया, तो 6 महीने तक आगे बढ़ गया, अब वो 6 महीने खत्म होने से पहले आपको फिर से कराना, अगर आगे बढ़ाना है तो, नहीं बढ़ाना तो खत्म ही हो जाएगा। तो अगर आगे बढ़ाना है और नहीं बढ़ा पाए तो फिर अपने आप खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर संसद अनुमोदन ना कर पाए तो राष्ट्रीय आपात अपने आप हट जाएगा। ठीक है, ये दूसरा तरीका समझा। अब तीसरा तरीका देखो कि लोकसभा साधारण बहुमत से अगर पारित करा ले। ठीक है, जैसे क्या है कि अगर मान लिया लगता है कि मतलब तानाशाही बढ़ रही है, जो निरंकुश सरकार बन रही, कार्यपालिका में जो सरकार बन रही है वो नहीं मान रही है, ठीक है, वो आगे राष्ट्रीय आपात बढ़ाया पड़िएगा, तो लोकसभा के सदस्य हैं और सब सदस्य हैं, तो लोकसभा के सदस्य हैं वो मतलब उनका 1/10, ठीक है, जितनी संख्या जिस सदन की बात हो रही है उसका 1/10 इतने सदस्य उस पर हस्ताक्षर करें, जो प्रस्ताव मतलब राष्ट्रीय आपात को आपको समाप्त करवाना है। अगर वो लोग भी मतलब जो और सदन में और लोग हैं लोकसभा सदन में, तो लोकसभा सदन में जो और लोग हैं तो लोकसभा सदन के 1/10 यानी कि 543 के 1/10 सदस्य वो लिखित तौर पे मतलब हस्ताक्षर करें, हस्ताक्षरों सहित लिखित तौर पे हस्ताक्षर करके और फिर लिखित तौर पे लोकसभा के अध्यक्ष के पास ले जाएं, लोकसभा के अध्यक्ष के पास ले जाके और राष्ट्रीय आपात की मतलब वहाँ पर समाप्ति करवाने की मांग कर सकते हैं साधारण बहुमत से पास करा के। तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास ले जाए, अगर उस टाइम लोकसभा का सत्र ना चल रहा हो, हमने बात करी बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन ऐसे बात करी, अगर लोकसभा का सत्र ना चल रहा हो तो उस टाइम फिर क्या है, आप राष्ट्रपति के पास जाएंगे, जो ये लोग हैं राष्ट्रपति के पास जाएंगे और राष्ट्रपति से अनुमति करेंगे कि आप विशेष सत्र बुलाएं। जैसे हमने बात करी थी कि जब सत्र पढ़े देख लिया था, हालांकि सत्र भी पढ़े नहीं लेकिन हमने पीछे क्लास में देख लिया था कि बजट सेशन, मॉनसून सेशन भी और फिर विंटर सेशन जो है वो उसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है सत्रों की। हमने देखा था कि अधिकतम सीमा तक कि कितने भी हो सकते हैं। अभी तो 3 परंपरा के हिसाब से 3 चल रहा है, तो 3 चल रहे हैं, एक तो बजट सेशन चल रहा है, एक मानसून से चल रहा है और विंटर सेशन चल रहा है। अधिकतम सीमा कुछ भी नहीं है। तो अब संसद एक विशेष सत्र भी बुलाया जाता है, फिर एक डेमलक सत्र भी होता है, हमने देखा था पंगु सत्र जिसे बोलते हैं, डेमलक सत्र भी होता है। वो संविधान में उसका जिक्र नहीं है लेकिन होता है, एक बार हुआ हमारे। ठीक है, तो ये चीज़ है कि एक सत्र की सीमा इसमें नहीं, तो एक विशेष सत्र राष्ट्रपति बुला सकते हैं। तो ये लोग अगर लोकसभा का उस टाइम सत्र ना चल रहा हो तो उस टाइम विशेष सत्र की अनुमति कर सकते हैं राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति विशेष सत्र बुलाएंगे और वहाँ पर साधारण बहुमत होगी। साधारण बहुमत अगर पारित हो, साधारण बहुमत से पारित हो जाता है ये, तो राष्ट्रपति आपात खत्म कर दिया जाएगा। तो 3 वजह से खत्म कर दिया सकता है। तो ये समझ लिया। अब हम प्रभाव समझते हैं कि राष्ट्रीय आपात जब लग जाएगा, नेशनल इमरजेंसी जब लग गई, कहीं पे घोषणा कर दी कि इस क्षेत्र में या फिर संपूर्ण भारत में, अगर किसी क्षेत्र में भी लगती है ना, अगर किसी क्षेत्र में राष्ट्रीय आपात लगती है तब भी संपूर्ण भारत की मतलब पावर मिल जाती है। वो हम समझेंगे भी कैसे कि तो प्रभाव क्या हो रहा है। तो राज्यों को मतलब क्या है कि केंद्र उस टाइम जब राष्ट्रीय आपात लग गया तो केंद्र राज्यों को प्रशासनिक जो शक्ति है उनकी ना, प्रशासनिक शक्ति यूज़ कैसे उपयोग करना, तो प्रशासनिक शक्ति के उपयोग के लिए उनके तौर पर निर्देश देंगे। यानी कि क्या, केंद्र द्वारा राज्यों को प्रशासनिक शक्ति के प्रयोग के संदर्भ में, मतलब जो भाषा लिखी मैंने लिख रखी है कि केंद्र द्वारा राज्यों को प्रशासनिक शक्ति के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, तो उनको मानने पड़ेंगे राज्य को। ठीक है, यानी राज्यों को प्रशासनिक तौर पर निर्देश दिए जाएगा, किसके द्वारा, केंद्र के द्वारा। इस छोटे तरह में लिख सकते हैं, राज्यों को प्रशासनिक यानी कि प्रशासनिक उनकी शक्ति कैसे यूज़ करना है, प्रशासन क्या करे कैसे करेगा, तो राष्ट्रीय आपात में केंद्र उनको निर्देश देगा राज्यों को। फिर हम यहाँ भी देखते हैं आर्टिकल 365 यहाँ पर क्या था, 365 मतलब 56 नहीं, एक 52 है, ये 52 है, ये 56 है, यहाँ 65 बोल रहा हूँ मैं कि 65 में यहाँ पे लिखा गया है कि अगर राज्य जो है वो केंद्र के द्वारा जो निर्देश आए उनको नहीं मानता है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रपति शासन जो ये वाला है,
संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा, यानी कि राष्ट्रपति क्या कर देंगे, राष्ट्रपति कहेंगे कि यह इस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता है, तो उसकी घोषणा कर देंगे, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। देखो आम बोलचाल में हम लोग राष्ट्रपति शासन सुनते हैं, लेकिन दरअसल राष्ट्रपति शासन शब्द नहीं है संविधान में, है ना। तो वहाँ पर क्या है, यानी कि कोई कह दे कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग गया तो आपको समझ आ जाएगा ठीक है। तो महाराष्ट्र में या फिर बस पश्चिम बंगाल में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई, तो लोग समझेंगे ये क्या हो गया नया, है ना। लेकिन अगर बोलते हैं पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग गया तो समझ जाएंगे। तो आम बोलचाल में तो यही चल रहा है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन, लेकिन सही शब्द क्या है, संवैधानिक तंत्र की विफलता, ठीक है, किसी उस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। तो लेकिन और ये भी ध्यान रखना, क्योंकि हमें एग्जाम के हिसाब से भी ध्यान रखना कि राष्ट्रपति शासन संविधान में कई शब्द नहीं है। तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, ये ध्यान रखना है यहाँ पर, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, ये ध्यान रखना है। मतलब अगर राज्यों को प्रशासनिक तौर पर निर्देश देंगे, केंद्र देगा, और राज्य यहाँ पर नहीं माने, क्योंकि यहाँ पे विधानमंडल जो है, विधानमंडल इसलिए बोलो कि किसी राज्य में विधान परिषद होगा, किसी विधानसभा तो है ही सब में, तो विधानमंडल यहाँ पे निलंबित नहीं करी जाती है। राष्ट्रीय आपात लगी तो विधानमंडल को भंग नहीं किया जाएगा, उनको निलंबित नहीं किया जाएगा, तो उसको दिशा निर्देश दिए जाना कि भाई ऐसा ऐसा काम करो, वो ऐसा ऐसा काम नहीं करेगा। तो आर्टिकल 365 एक है, आर्टिकल 365 कहता है कि अगर राज्य केंद्र के जो दिशा निर्देशन आए प्रशासन के बारे में उनको नहीं मानता है, तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं उस राज्य में, यानी कि संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा कर सकते हैं उस राज्य में, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति शासन की आम बोलचाल में बात करें तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं उस राज्य में। तो यानी कि राष्ट्रीय आपात तो लगा ही लगा है, और उस राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लग जाएगा, ठीक है, अगर जो राज्य नहीं मानेगा। तो ये ध्यान रखना है, आर्टिकल 365 भी एक बात ध्यान रख लें, इसके लिए ध्यान आगे बीच में। तो प्रभाव क्या पड़ेगा, राज्य को प्रशासनिक तौर पर केंद्र दिशा निर्देश देगा कि आपको प्रशासनिक शक्ति आपको कैसे यूज़ करनी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप। दूसरा प्रभाव क्या है, संसद राज्य सूची पर कानून बना सकता है, ठीक है, यानी कि जो राज्य आपने पता ही आपको कि एक विषय केंद्र सूची है, फिर राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। यानी केंद्र सूची में जो टॉपिक विषय लिखे हुए हैं उन पर केंद्र ही कानून बना सकता है, राज्य सूची में जो विषय लिखे हुए हैं उन पर राज्य ही कानून बना सकते हैं, और समवर्ती सूची में जो विषय लिखे हैं उन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर केंद्र ने पहले कानून बना दिया समवर्ती सूची के विषयों पर, तो केंद्र का कानून पहले वरीयता वाला माना जाएगा, केंद्र का कानून माना जाएगा। राज्य ने भी बनाया और केंद्र ने बनाया तो केंद्र का कानून पहले माना जाएगा। अगर मान लो पहले राज्य ने भी बना दिया, समवर्ती सूची है उसमें पहले राज्य ने बना दिया, बाद में केंद्र ने बना दिया, तब भी केंद्र का माना जाएगा। यानी कि राज्य समवर्ती सूची के किसी विषय पर अगर दोनों ने कानून बना दिए तो केंद्र वाला कानून माना जाएगा। बाकी राज्य सूची पर राज्य कानून बनाते हैं और केंद्र सूची में जो विषय है उन पर केंद्र कानून बनाते हैं, बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करता है। लेकिन जब राष्ट्रीय आपात लग गया, अब राज्य सूची पे इस पे तो राज्य ही बना सकते थे विषय, लेकिन अब संसद भी बना सकती है, संसद वाला केंद्र, यानी कि अब संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है राष्ट्रीय आपात की घोषणा के टाइम में, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यानी कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, और अगर संसद का सत्र किसी वजह से हट रहा नहीं चल रहा तो राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं, ठीक है। अध्यादेश उस राज्य में जैसे ऑर्डिनेंस उस टाइम 213 के तहत राज्यपाल निकालेंगे, लेकिन राज्यपाल निकालते 213 के तहत, लेकिन राष्ट्रपति निकाल देंगे 123 के तहत, क्योंकि राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है। राष्ट्रीय आपात को कह के राष्ट्रपति अध्यादेश वहाँ पे जारी कर सकते हैं उस राज्य में, ठीक है, जो कि काम किसका, राज्यपाल का, आर्टिकल 213 के तहत, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इन दोनों कारणों से संघात्मक जो व्यवस्था है, यानी कि इन दोनों एक राज्यों को प्रशासनिक तौर पर दिशा निर्देश दिया जाएगा, संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है उस राज्य में जो राज्यपाल का काम है, ठीक है। तो इन दोनों कारणों से संघात्मक व्यवस्था जो राज्य को लेके चलने की व्यवस्था थी वो एकात्मक बन गई, यानी यूनिटरी बन गई है कि राज्य को कहाँ लेके, राज्य को कहाँ स्वतंत्र दिया गया, यहाँ पे राज्य को स्वतंत्र समाप्त कर दी गई, थोड़ी सी क्या बहुत ही कर दी गई। तो इसलिए इन दो कारणों से संघात्मक व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था जैसी बन जाती है, ठीक है। इन दोनों कारण से अगर कोई पूछे कि संघात्मक व्यवस्था कई जगह बन जाती है, यानी सैद्धांतिक तौर पर तो लिखा हुआ ही है, लेकिन एक व्यावहारिक तौर पे एकात्मक व्यवस्था लगने लगती है, यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम लगने लगता है कि केंद्र ही केंद्र की सब कुछ चले, राज्य की तो कुछ चल ही नहीं रही है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और इसमें क्या है कि एक चीज़ और समझ लो, पेज यहाँ पर क्या आ जाएगा कि आर्टिकल है वो 353 है, क्या है, हाँ 353, आर्टिकल 353 के काम में ये लिखा हुआ है कि संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगी, ठीक है। और जो कानून अगर राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है मान लिया हमने, ठीक है, तो राष्ट्रीय आपात उस जगह जब लगा हुआ है तो 6 माह तक, यानी राष्ट्रीय आपात हट गया जब राज्य से, उस राज्य से या फिर भारत से, तो जो संसद ने कानून बनाया वो 6 महीने तक, हालांकि मैंने देखा कुछ लोग कहते हैं कि मतलब चलता ही रहता है, लेकिन 6 महीने तक वो संसद ने जो कानून बनाया है वो 6 महीने तक वहाँ पे लागू रहेगा, ठीक है। उसके बाद में वो उनको उस राज्य की विधानसभा को या विधानमंडल को अच्छा लग रहा है वो कानून, तो उसको आगे बढ़ा ले, ठीक है, पारित करा के अपने विधानसभा में, और नहीं अच्छा लग रहा है तो उसको फिर रद्द कर दे,
ठीक है, लेकिन वो 6 माह तक राष्ट्रीय आपात की 6 माह तक बाद में लगा रहेगा, ये ध्यान रखना। और ये आर्टिकल 250 में लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब 250 में 353 में ये बात करें कि राज्य मतलब कानून बना सकता है और उसके कानून लगे रहेंगे, विधानमंडल को निलंबित नहीं किया जाता है। और हम राष्ट्रपति शासन में देखेंगे विधानमंडल को भंग कर दिया जाता था, लेकिन फिर बाद में मना कर दिया गया, वो भी हम समझे SR में केस पढ़ेंगे वहाँ पे वो कैसा है। लेकिन आप समझ लो मोटा मोटा यहाँ पे समझो इन 2 कारणों से संघातों की व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था बन जाती है। अगला प्रभाव देखते हैं कि संसद कानून से लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है और बाद में फिर 1 वर्ष करके और बढ़ा सकती है, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 82 का 3, ठीक है, यानी कि 82 क्लॉज 3 में ये लिखा हुआ है कि संसद कानून बनाएगी और लोकसभा चुनाव अगर मान लो नहीं कराने, मतलब चुनाव की स्थिति नहीं बन पा रही है राष्ट्रीय आपात में, तो संसद का लोकसभा का जो कार्यकाल खत्म होने वाला था तो 1 साल आगे बढ़ा सकते हैं आप। संसद में कानून बनाएंगे कि अभी लोकसभा का कार्यकाल जो 2024 में खत्म हुआ था, चुनाव हुए, तो चुनाव 2024 में हुए तो आप इसको अगर मान लो राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी जाती तो 1 साल आगे बढ़ा दिया जाता। अगर संसद कानून बनाते तो 2025 में चुनाव होते, ठीक है। और फिर से अगर ऐसी स्थिति बन रही तो 1 बार और फिर से कर लिया, फिर 1 वर्ष करके ऐसे बहुत बढ़ा सकते हैं। तो 1 वर्ष तक आप लोकसभा का कार्यकाल आगे बढ़ा सकते हैं संसद कानून बना के, ठीक है। और ऐसी बाद में फिर से 1 वर्ष बढ़ा सकते हो, ऐसे 1 वर्ष करके बढ़ा सकते हो। और अगर मान लिए कि अगर नहीं बढ़ा पाए, जैसे आर्टिकल 82 में लिखा हुआ है कि एक लैंग्वेज बिल की जो मैं कहीं जैसे जिसमें अगर मान लिया ऐसे आगे बढ़ाते रहेंगे अगर मान लो आगे बढ़ा नहीं पाए तो फिर उस 6 महीने तक फिर वो रहेगी। जैसे एक जो टर्म पूरी लिखी हुई है, मैं एक जगह एक मिनट देख लूँ आर्टिकल 82(3) को एक बार ठीक से, 83 और 82(3) और 83(2), तो ये भी यहाँ पे चेंज करना है। यहाँ पर 82 नहीं है, 83(2) हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल बस खाली लिख लिया है 83(2) में। हाँ, यही बस थोड़ा सा गलती हो रही थी, बस मैंने लिखने के तौर पे लिख दिया, हालांकि इतना आर्टिकल पूछा नहीं जाता, इसलिए आर्टिकल 83(2) है, यहाँ ध्यान रखना। आर्टिकल 83 का क्लॉज 2 ये बोलता है कि संसद कानून से लोकसभा का कार्यकाल 1 साल तक आगे बढ़ा सकती है और 1 साल करके ये और आगे बढ़ा सकती है और निश्चित काल तक बढ़ा सकती है, ये ध्यान रखना है। बाकी क्या है, और ये जो आर्टिकल 172 एक क्लॉज लिखा है, इसको भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि गलत नहीं तो नहीं लिखा है, ये ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। तो आर्टिकल 172 ये बात करें विधानसभा की, अगर विधानसभा को हमें सत्र बनाना है तो उसमें प्रोविज़ो है, तो विधानसभा के सत्र को ये ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो जब अगर वहाँ पर ऐसी घोषणा कर दी गई तब की बात है, लेकिन मेन हम संसद के दो चलेंगे, संसद में लोकसभा का कार्यकाल ऐसे बढ़ाया जा सकता है अगर इन केस आया। तो मैंने इसलिए लिखा बता भाई, ये लिखने को इतनी जरूरत नहीं थी, क्योंकि इतने नहीं पूछते हैं इतने डिटेलिंग में। वहाँ पे खाली इससे कुछ कानून बनाएंगे कि कितने वर्ष तक आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, तो ये वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर मान लिया कि संसद जो कानून बना रही है और उस कानून को पारित कैसे करा जाएगा, लोकसभा के जो लोग हैं सदन में उनसे पारित करवाएंगे और वो आगे लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। उसमें राज्यसभा का रोल ज़्यादा नहीं होगा। अब हमें ध्यान रखना है कि एक प्रभाव जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना है, जिसके हिसाब से लोगों को खतरा होता है कि भैया ये क्या कर दिया गया, वो है मौलिक अधिकार। यानी कि मौलिक अधिकार जो आपके हैं उनका उल्लंघन, जो आप अभी पीछे हम लोग पढ़ के आए थे कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाए तो आर्टिकल 32 का यूज़ कर लो और मतलब सुप्रीम कोर्ट में रेट यूज़ कर लो और आर्टिकल 226 का यूज़ करके हाई कोर्ट से रेट निकलवा लो, ऐसे करवा के। लेकिन आपके मौलिक और फिर हमने देखा आर्टिकल 13 देखा था कि संविधान से पूर्व कोई भी ऐसी विधि होगी जो मौलिक अधिकार का हनन कर रही है तो उल्लंघन की सीमा तक वो शून्य हो जाएगी, है ना। या फिर संविधान के बाद में कोई राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा कि जो FR का हनन कर रही होगी, है ना, और अगर कर रही होगी तो फिर वो उल्लंघन की सीमा तक शून्य हो जाएगी। ये हम देखा था, आच्छादन का सिद्धांत देखा था, डॉक्टर ऑफ एक्लिप्स देखा था उसमें, या पृथक्करण का सिद्धांत देखा था। तो ये सब ऐसी बात देख के आए थे। तो अब यहाँ पे मेन मुद्दा ये आता है कि आपके मौलिक अधिकार को निलंबन हो जाता है। यहाँ पर वो कैसे हो जाता है वो समझ लेते हैं कि आर्टिकल 358 में क्या कहा गया है कि जैसे ही राष्ट्रीय आपात लगेगा, ठीक, यानी कि जैसे ही राष्ट्रीय आपात लगेगा तो आर्टिकल जो 19 आपका था और 19 में जो आपको 6 मौलिक अधिकार अलग से मिले थे ना, कि वो रहने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब स्वतंत्रताएं जो मिली थी वो स्वतः निलंबित हो जाएंगी अपने आप, कि जो आपको जो मिली थी वो अपने आप गायब हो गई। ये ध्यान रख लेना। यानी कि अब यहाँ पे प्रेस है, मीडिया है, जो आपके बोलने की आज़ादी है, आपको कहीं गुट बुला लेते हैं, कोई ना विद्रोह, मतलब हम लोग कम्युनिटी बना रहे हैं या फिर आंदोलन कर रहे हैं, मतलब बिना अगर उससे भी कर रहे हैं, बिना शस्त्र के कर रहे हैं, तब भी वो नहीं करने दिया जाएगा। तो सब कुछ निलंबित कर दिया जाएगा यहाँ पर। तो वो स्वतः, यानी कि ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात की आज घोषणा करी और कोई स्पेशल कानून निकाल रहे हैं कि भैया आपके ये मौलिक अधिकार 19 में जो 19 एक बी ऐसे जो आपको अधिकार मिले,
इनको आपको निलंबित कर दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं। वो अपने आप जैसी राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई, अब वो 1 माह के भीतर जो अनुमोदन करा लें तो अच्छी बात है, अनुमोदन करा लें तो और आगे 6 माह तक, जब तक यानी राष्ट्रीय आपात चल रहा है तब तक ये स्वतः निलंबित रहेंगे। और जैसी राष्ट्रीय आपात की घोषणा समाप्त हो जाती है तो फिर से पुनः अपने आप ये चालू भी हो जाएंगे। यानी कि ये भी नहीं कि चालू करने के लिए फिर से कोई एक राज्य गजट निकाले, तो ऐसा भी नहीं है। तो ये आर्टिकल 358 में कहा गया है, यानी कि इसी स्थिति में अगर युद्ध बाह्य आक्रमण की स्थिति और ऐसी स्थिति बन रही है, एक फैक्ट जरा मैं देख लूँ। ठीक है, अभी हमें यहाँ ध्यान रखना, पहले इसको एक ध्यान रखें कि पहले बात क्या थी और फिर हम 44वें संदोष इसके बाद की बात करेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे एक बात मैं और जोड़ लूँगा, मैं बता दूंगा, मैं यहीं पे 19 वाले आर्टिकल के संबंध में यह ध्यान रखूँगा। यानी कि यहाँ पर क्या है कि आपको जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा अगर उस टाइम कर दी गई और 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। 19 के जो हमें अंदर अधिकार मिले थे 19 के तहत, तो वो स्वतः निलंबित हो जाएंगे। ये आर्टिकल 358 कह रहा है। आर्टिकल 359 क्या कहता है ये समझेंगे। कुछ या सभी मौलिक अधिकार हैं, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति जो कर सकते हैं कुछ आपके मौलिक अधिकार या जो सभी मौलिक अधिकार, या राष्ट्रपति की स्वेच्छा है, और राष्ट्रपति की स्वेच्छा आप आर्टिकल 74(1) समझ रहे हैं बार बार। तो कुछ या सभी आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनका क्रियान्वयन को निलंबित कर सकता है। क्रियान्वयन का मतलब क्या है यहाँ पर समझो, मतलब एक होता है कि मौलिक अधिकार ही आपके हटा दिए गए, यहाँ पर क्या मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन, यानी कि जैसे हम जो यूज़ करते हैं ना, रिट यूज़ कर लेते हैं आर्टिकल 32 के तहत कि हमारा ये मौलिक अधिकार हनन हो रहा है, हम सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली पहुँच जा सकते हैं। तो हम जो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली पहुंच जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अगर हम डायरेक्टली पहुंच जाते हैं तो उसमें क्या है कि हमारे इस आर्टिकल का हनन हो रहा है, तो हम इस आर्टिकल के हनन की जब सुप्रीम कोर्ट में रिट यूज़ करते हैं तो वो क्रियान्वयन है। ठीक है, मेन क्या है वो क्रियान्वयन है, तो उस क्रियान्वयन को निलंबित कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है, तो कुछ या सभी जो मौलिक अधिकार हैं उनके क्रियान्वयन को राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पर। तो क्रियान्वयन पर ध्यान रखना, ना कि मौलिक अधिकार निलंबित कर सकते हैं। जैसे क्या है यहाँ पे आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा अपने आप, लेकिन यहाँ क्या है आर्टिकल 359 क्या कह रहा है कि कुछ या सभी जो मौलिक अधिकार हैं उनके क्रियान्वयन को निलंबित कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे एडीएम जबलपुर जो केस हुआ था, हमने पढ़ा था उस टाइम, अगर ध्यान रखो कि जब हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे तो मौलिक अधिकार के टाइम में हमने देखा था कि जब हमने मौलिक अधिकार फिनिश कर लिया था तो हमने उसमें देखा था कि मौलिक अधिकार को निलंबन, तो उसमें आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 पढ़ा था। तो हमने वहाँ पे एक एडीएम जबलपुर केस देखा था, तो उसमें क्या कर रहा था कि उस टाइम एडीएम जबलपुर केस में बता दिया गया था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो हेबियस कॉर्पस वाली रिट है वो यूज़ नहीं करी जा सकती, यानी कि वहाँ पर आपको यूज़ नहीं कर सकता। वो भी रिट इस टाइम जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर रही होगी तब भी वो भी आपको यूज़ नहीं करी जा सकती, तो उस टाइम मना कर दिया गया था। बाद में हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया कि नहीं, जो आर्टिकल है वो उनका यूज़ करा जाए। तो ये पहले की स्थिति क्या हम वो समझ लेते हैं। मतलब यहाँ पे ध्यान रखना, आर्टिकल 358 क्या कहता था कि 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा राष्ट्रीय आपात की स्थिति में। 360 क्या कह रहा है कि कुछ या सभी मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि आपके कुछ या सभी मौलिक अधिकार को क्रियान्वयन को निलंबित कर सकता है। और क्रियान्वयन का मतलब क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको यूज़ करते हैं रेट को, ठीक है, तो उसको जो क्रियान्वयन है उसका वो रोक सकती है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की स्थिति में। ठीक, तो ये समझेंगे कि पहले वाली स्थिति क्या है। ये पहले की बात जो मैंने ऐसे कर रखा है तंडलन, यानी कि 1 2 3, ठीक, बल्कि 4, ठीक, नहीं 3 ही। तो ये जो पहले की स्थिति क्या है, पहले इन से 44वें संविधान संशोधन से पहले आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 का दुरुपयोग खूब हुआ था उस टाइम जब इमरजेंसी लग गई थी। तो उसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 उसमें आपकी व्यक्तिगत मतलब जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार था ना, जो आर्टिकल 21 के तहत उस टाइम बात होती है कि भाई आर्टिकल आपके जीने का अधिकार आपको है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है आपकी, प्राइवेसी है आपकी। तो वो ये संविधान मतलब उस टाइम जो एक बैठक बैठी थी न्यायाधीश की, तो जो 5 न्यायाधीश थे उस टाइम, तो उसमें से 4 और 1 का निर्णय आया था। 4 एक तरफ थे और 1 एक तरफ थे, 4 1 का निर्णय आया था। उसमें उन्होंने बताया कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार छीना जा सकता है आपकी, यानी राष्ट्रीय उस टाइम जो उस टाइम बैठक हुई थी न्यायाधीशों की, ठीक है, न्यायालय में, तो 4-1 से ये निर्णय आया 5 सदस्य का कि आपका जो राष्ट्रीय आपात में आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार छीना जा सकता है। जो आपको अधिकार मिला आर्टिकल 21 के तहत वो आपका छीना जा सकता है। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बाद में सुप्रीम केस हुआ, ठीक है, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसमें ये मना कर दिया कि नहीं, अब वो भी हम समझेंगे क्या है। तो पहले एक समझिए स्थिति क्या है, आर्टिकल 14, 21, 22 ये पहले की स्थिति समझ लेते हैं। 14, 21, 22 का दुरुपयोग बहुत हुआ और 5 सदस्यों की जो बैठक हुई थी उसमें 4-1 से निर्णय आया कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आपका छीना जा सकता है राष्ट्रीय आपात की स्थिति में। और आपात क्षेत्र से बाहर भी, मतलब एक इतना सा एरिया है, इस एरिया में छोटा सा एरिया कहाँ बताऊँ,
ऐसे मान लो, यही समझ लो कि ये छोटा सा एरिया है, इसमें राष्ट्रीय आपात लगा है, और जबकि पूरा भारत इतना बड़ा है, तो यहाँ कह रहा है कि आपात क्षेत्र से बाहर भी जाकर, यानी कि जहाँ अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ आपात नहीं लगा है, तो आपात क्षेत्र से बाहर जाकर भी कानूनों को आर्टिकल 19 के संरक्षण से मुक्त रखा जाएगा। यानी कि अगर जो कानून लागू करे जा रहे हैं राष्ट्रीय आपात में, फिर कानून बनाए जा रहे हैं कि ये कर दो वो कर दो, ऐसा कुछ भी कर, तो आर्टिकल 19 वहाँ पे क्या कहता था कि भाई प्रेस है, मीडिया है, वो रोकते थे कि भाई नहीं है, अपनी आज़ादी है, व्यक्ति की आज़ादी है, प्रेस मीडिया आज़ादी थी, तो आपात क्षेत्र वाले एरिया में तो नहीं आएगी आर्टिकल 19, तो वहाँ निलंबित हो गया। अपने आप वो पूरे भारत में भी हर कहीं भी, यानी कि कानून तो इसके लिए है, लेकिन कानून अगर यहाँ भी कहीं भी चल लग रहा है तब भी यहाँ भी आर्टिकल 19 नहीं आ पाएगा। तो यानी कि आपात क्षेत्र से बाहर भी कानून को आर्टिकल 19 के संरक्षण से मुक्त कर दिया। यानी कि आर्टिकल 19 उन्हें यहाँ भी परेशान नहीं करेगा, यहाँ पे राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं करी गई है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा इतने एरिया में करी गई है, तो इतने एरिया में तो आर्टिकल 19 कुछ भी नहीं कह पाएगा, और इस एरिया में भी आर्टिकल 19 कुछ नहीं कह पाएगा। ये पहले से बात थी। फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ, बाद में इमरजेंसी हटी, ठीक है। उसके बाद में 44वां संविधान संशोधन में क्या हुआ कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के क्रियान्वयन निलंबित नहीं किया जा सकते। जो आर्टिकल 20 में बातें कही गई हैं, हमने देखा ना गिरफ्तारी व्यवस्था वाली बात, और आर्टिकल 21 में जो बात कही गई है, तो उसके क्रियान्वयन को, अगर उसका किसी का हनन हो रहा है, वो मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, तो उसके जो क्रियान्वयन होने वाला है वहाँ पर, उसको आप राष्ट्रपति निलंबित नहीं कर सकते राष्ट्रीय आपात की स्थिति में। तो ये 44वें संविधान संशोधन में लिख दिया गया। फिर जो 358 और 359 से केवल उन्हीं कानूनों को संरक्षण प्राप्त, फिर उन्होंने ये लिख दिया जो आप कह रहे थे कि भैया अगर यहाँ पर राष्ट्रीय आपात लागू है और इसके बाहर भी हम कानून बना सकते हैं, बाहर की स्थिति, बाहर में जहाँ पूरे मतलब इस क्षेत्र में राष्ट्रीय आपात लागू है, लेकिन फिर भी पूरे भारत में हम कानून कहीं भी बना सकते हैं, और वो आर्टिकल 19 से फ्री रहेगा। आर्टिकल 19 से उसको कुछ नहीं कर पाएगा कि भैया यहाँ पर क्या हो रहा है, मीडिया उडिया कुछ नहीं आ पाएगी, ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं, जो आपको 358 और 359 से केवल उन्हीं कानूनों को संरक्षण मिलेगा, यानी कि 358 के तहत 359 के तहत आप कानून जो बना रहे हो, तो उनको उन्हीं से इन जो आर्टिकल उन्हीं को संरक्षण दे पाएंगे जिनका सीधा संबंध आपात से होगा। यानी कि आपने कोई कानून बनाया और वो सीधे सीधे आपात से ही, जो आपात की स्थिति उससे संबंध रखे। ये नहीं कि आपने कानून आपात स्थिति में, यहाँ पे आपात स्थिति है और यहाँ कानून बना दिया आपने, यहाँ के लिए कानून यहाँ के लिए बना दिया, उसका कोई लेना देना नहीं है वाली स्थिति से, तो उस कानूनों पे ये लागू नहीं होगा। जो आर्टिकल 19 वगैरह, इन पे आर्टिकल 19 यहाँ चला जाएगा, ध्यान रखना। उस पर आर्टिकल 19 ठीक से जो लागू होगा, वहाँ पे वो चीज़ लागू नहीं होगी। आप कानून, उन कानूनों को ही आर्टिकल 358 और 359 के तहत संरक्षण प्राप्त होगा जिन कानूनों में सीधा सीधा संबंध आपात के बारे में लिखा होगा। तो ठीक है, इसमें भैया आपात की बात ही हो रही है और आपात की बात है, तो 358 359 पे आर्टिकल 19 काम नहीं करेगा। जो कानून बनाए गए जिनका सीधा संबंध आपात से दिखा रहा है, यानी कि आपने यहाँ वाले क्षेत्र के लिए कानून लगा दिया, तो उसका मतलब क्या, आपात से भाई अगर सीधा संबंध दिख रहा है कि भाई यहाँ से यहाँ परिस्थिति बिगड़ रही कुछ, तो बात अलग है। लेकिन जब जहाँ वही शब्द लिख दिया कि सीधा संबंध अगर आपात से है, तभी आर्टिकल 19 वहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करेगा, तो आर्टिकल 358 359 का संरक्षण आपको प्राप्त मिलेगा। अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ पर वो रद्दी हो जाएगा, वहाँ पे मतलब यहाँ पर आर्टिकल 19 लग सकता है। ये बस मेरे साथ शायद आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, यानी कि आर्टिकल 19 अब यहाँ पर काम कर सकता है अगर यहाँ पर सीधा संबंध इस कानून में नहीं है। कोई कानून लाया गया, ये मतलब ये कानून लाया गया, ये कानून है, ये कानून में अगर सीधे सीधे संबंध बाहर लिखा गया है कि ये आपात की जो स्थिति में हम ऐसा कानून लेके आए, तो वो इसी वाले एरिया में लगा लो, ठीक। और हर जगह जहाँ से उसका संबंध दिख रहा है उस वाले एरिया में लगा लो, लेकिन किसी भी एरिया में वो कानून नहीं चला जा सकता, ठीक है। या कोई भी उसी के सहारे से, आपात से सहारे से कोई दूसरा कानून लिया, वो किसी एरिया में दूसरी जगह लगा दिया, ऐसा भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बाद में लिख दिया, पहले ऐसा कुछ भी कर सकते थे। और जो 14, 21, 22 की बात करी, बहुत दुरुपयोग किया उस टाइम। वही जो संपूर्ण क्रांति हुई थी, लोकनायक जो JP नारायण थे, उन्हीं के लोगों ने भोगा सब कुछ। तो फिर उन्हीं की सरकार बनी, तो उन लोगों ने सब कुछ जो भोगा उनको हटाया कि भैया नहीं, 20 और 21 की जो बात हो रही है ना कि आप क्रियान्वयन उनका निलंबित कर दोगे, नहीं, क्रियान्वयन निलंबित किसी का नहीं कर सकते आप, ठीक है। मतलब 20 और 21 में बाकी, और 19 तो स्वतः निलंबित अब भी, 19 अब भी स्वतः निलंबित हो जाएगा। और एक बात और, जो 19 की यहाँ जो मैंने लिख दी यहाँ पर, जो मैंने आपको बतानी थी कि पहले क्या था कि जो आर्टिकल 19 है वो अब उसका निलंबन कैसे होगा कि अगर आपने युद्ध की जो घोषणा, इसमें क्या टर्म लिखी हुई है, तो यानी कि आर्टिकल 19 को जो आप घोषणा कर रहे हैं, अगर युद्ध की आपने घोषणा करी है, अगर युद्ध की घोषणा है तब आपने राष्ट्रीय आपात की घोषणा करी है, यानी कि अगर युद्ध की स्थिति बन रही है तब आप राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर रहे हैं, तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। बाह्य आक्रमण की स्थिति बनी थी तब आपने, अब जो दोनों बात तो एक ही है कि बाह्य आक्रमण होगा तो युद्ध हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये दोनों अगर बात हैं तब आपने राष्ट्रीय आपात लगाया तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा।
लेकिन अगर आंतरिक अशांति जो पहले लिखा था और सशस्त्र विद्रोह, यानी सशस्त्र विद्रोह के ये यूज़ करके आपने राष्ट्रीय आपदा लगाया तो आर्टिकल 19 वहाँ पे निलंबित नहीं होगा। ये ध्यान रखना, ये वाली बात कि अब उन्होंने ये बात लिख दी 44वें संविधान संशोधन के बाद, क्योंकि उन्हें तब होगा कि वही हमारे साथ जो हो रहा है, हम आंदोलन कर रहे हैं, हमारे साथ जो हो रहा है उसके लिए कोई मीडिया वगैरह कुछ काम ही नहीं कर रही है, जो गलत चीज़ है। तो बाद में उन्होंने अपने आप संशोधन करके लिखवा दिया कि भाई ऐसा जो पीछे था वो अब नहीं रहेगा, यानी कि आप उस टाइम तीनों का हवाला देके किसी से कह सकते थे आर्टिकल 19 स्वतः निलंबन। अब क्या करोगे, खाली युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति हो रही होगी तभी आप आर्टिकल 19 का निलंबन करोगे स्वतः, ठीक। और बाद में राष्ट्रीय आपदा जब हट जाएगा तो स्वतः फिर लागू भी हो जाएगा दोबारा से। लेकिन सशस्त्र विद्रोह कह के आप नहीं कर सकते, सशस्त्र विद्रोह कह दिया और आपने ऐसा नहीं कर सकोगे, ये ध्यान रखना। तो और एक चीज़ क्या बतानी है, एक सेकंड में देखूँ नोट्स। एक है न्यायिक पुनरावलोकन, ये समझ लेते हैं कि जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन इसका हो सकता है, यानी कि राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी कि इस एरिया में भैया राष्ट्रपति आपात लगेगा, या फिर इस वाले एरिया से या फिर संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय आपात लग जा रहा है, तो उसका क्या न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है कि न्यायालय उसको कुछ देख सकता है कि, क्योंकि आपको पता है राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति कैसे काम कर रहा है, वही आर्टिकल 74 एक डिस्क्लेमर है ना, तो राष्ट्रपति जैसे काम कर रहा है तो ऐसा कैसे फिर, तो इसलिए उसका न्यायिक पुनरावलोकन। पहले तो उन्होंने जो इंदिरा गांधी उन्होंने संविधान संशोधन करवाया, 38वां संविधान संशोधन जो करवाया था उसमें लिख दिया कि न्यायिक पुनरावलोकन राष्ट्रीय आपात की घोषणा का जब कर देगा राष्ट्रपति तो उसका नहीं हो सकता। 38वां संविधान संशोधन 1975 में, लेकिन बाद में इनकी सरकार बनी तो 44वें संविधान संशोधन ने कह दिया कि नहीं, अगर राष्ट्रपति अपनी मर्जी से, मतलब राष्ट्रपति कोई स्वेच्छा राष्ट्रपति का समाधान हो जाए, राष्ट्रपति आपात घोषणा की राष्ट्रीय आपात घोषणा कर देकर, तो इसका न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, किया जा सकता है, ठीक है। ये 44वां संविधान संशोधन लिख दिया, इसमें एक ऐड कर लेना कि न्यायिक पुनरावलोकन भी हो सकता है, अब हो सकता है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, हो सकता है, और बाद में फिर केस भी हुआ, एक मिनर्वा मिल्स केस हुआ 1980 में, तो मिनर्वा मिल्स केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहरा दिया इस बात को कि हाँ न्यायिक पुनरावलोकन होना चाहिए, कि वही राष्ट्रीय आपात ऐसे मनमानी तरह नहीं कर दी, बहुत ज़्यादा मनमानी तो नहीं हो रही है, क्योंकि बाह्य आक्रमण युद्ध की स्थिति बनेगी तो हो जाएगा, लेकिन सशस्त्र विद्रोह के टाइम पे ऐसा कर दिया, पहले आंतरिक अशांति के टाइम पे कुछ भी कर सकते थे, ठीक है। ये नहीं हुआ तो 2011 में 2011 के आसपास जो आंदोलन हुआ अन्ना हजारे का, उसको भी मनमोहन सिंह अच्छी खास उससे परेशान थे, तो आंतरिक अशांति कह के राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते थे, लेकिन तब तक तो ये सब बदल चुका था, अभी सब लिखा जा चुका था, 44वें संविधान संशोधन पहले हो चुका था। अगर ये नहीं होता तो ऐसा वो कर सकते थे, ठीक है, इसलिए सशस्त्र विद्रोह लगा दिया। तो ये सब कुछ हो गया। बाकी एक लिखना चाहो तो अब तक ये कितनी बार आ चुका, राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात कितनी बार, तो अब तक 3 बार हो गया। कहाँ लिख दूँ, यहाँ एक खतरे में मैं बिठा के बस 3 बार मैं समझ लिया, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख देना कि अब तक ये 3 बार लगाया जा चुका है, ठीक है। पहली बार कब लगाया गया उसकी तारीख लिख लो, 26 अक्टूबर 1962। कहाँ पे लिखे, ये ऐसे मैं लिख देता हूँ, समझ लेना, 26 अक्टूबर 1962, ठीक। जब चीन ने नेफा, मतलब जो आज का अरुणाचल प्रदेश है, नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी से बोलते थे, तो चीन ने जब उस पर हमला करा तो आजकल जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है, तब बाह्य आक्रमण की बन गई थी स्थिति, तब राष्ट्रीय आपात हुई थी, ठीक है, 26 अक्टूबर 1962 को। फिर एक आपात लगाया 3 दिसंबर 1971 को, जब पाकिस्तान ने, आपको पता है कि जो वही बांग्लादेश वाला जो केस चला था, ठीक है। आज हम उसका देख रहे हैं बांग्लादेश का क्या हाल है, कि वही फिर से पुरानी चीज़ें दोहराई जा रही है, पाकिस्तान से हाथ मिलाया जा रहा है, सब कुछ बात हो रही है। पाकिस्तान की अभी न्यूज आएगी, पाकिस्तान कुछ उसमें इन्वेस्ट भी करेंगे, ठीक है, वो भी समझेगा कि क्या होगा। हम लोग एक बार मैं बांग्लादेश पे क्लास और लेके आऊँगा, उसमें और ठीक से डिटेलिंग में समझेंगे, और समझेंगे कि क्या क्या उसमें पेंट्स है, वो क्या क्या समझेंगे। तो दूसरा क्या लिखोगे, पहली होगी 26 अक्टूबर 1962 में यूज़ करा गया, ठीक है, ये ध्यान रखना, 1962 चीन को। और दूसरा क्या, 3 दिसंबर 1971, ठीक, पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया था, ठीक है। तीसरा जो जिसका बहुत भी जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, आपातकालीन स्थिति, वो क्या है, 25 जून, ये तारीख ध्यान में रखनी है, 25 जून 1975। क्या लिख दूँ, ये तीसरी यहाँ लिख देता हूँ, 25 जून 1975। ये ध्यान रखना, जब 25 जून 1975 को ये लगाई जा रही थी, तब 3 दिसंबर 1971 वाली आपात अभी भी चल रहा है, आपात स्थिति वो अभी भी चल रही है, ठीक है। और इस वो चल रही है, और इसी के दौरान दूसरी आपात स्थिति लगा दी। हालांकि अब ये मना कर दिया कि भाई अब एक आपात स्थिति चल रही तो आप दूसरी नहीं लगा सकते, लेकिन पहले से लगाया जाता था, तो पहले वो चल रही थी, तो अब ये चलते चलते ही दूसरी लगा दी गई, ठीक है। तो अब तक 3 बार क्वेश्चन आए कि राष्ट्रीय आपात कितनी बार घोषणा की जा चुकी है राष्ट्रीय आपात की, तो 3 बार। 26 अक्टूबर तारीख भी याद करो, 26 अक्टूबर 1962, दूसरी 3 दिसंबर 1971, तीसरी 25 जून 1975, ठीक है, तारीखें याद रख लो।
ऐसे पूछ लेते हैं। अच्छा, और कुछ रह गया इसमें बताने के लिए? नहीं, ठीक, अब ठीक है। अब हम लोग कल देखेंगे किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की अगर विफलता होती है तो राष्ट्रपति की घोषणा करते हैं, जिसको आम बोलचाल में राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। हम उसको थोड़ी विस्तार से पढ़ेंगे, उसमें और थोड़े पेच आएंगे। उसकी तुलना थोड़ा इससे करेंगे, जैसे यहाँ पे विशेष बहुमत लिखा है, वहाँ पे कौन सा, वहाँ पे साधारण बहुमत लिखा है, ठीक है। यहाँ पे 1 माह लिखा है, वहाँ पे 2 माह 3 माह क्या लिखा है वो हम देखेंगे। लेकिन ये जो 1 माह लिखा है ये पहले 2 माह था, ठीक है। जब वो ये चेंज हुआ तो इसको 2 माह की जगह 1 माह कर दिया गया, 1 मंथ कर दिया गया, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे। फिर हम वहाँ देखेंगे कैसे करके वहाँ विधानमंडल का क्या रोल होता है, मतलब वहाँ पे क्या सरकार ने कितना मिसयूज़ करा। अमेरिका में ऐसा, ये अमेरिका में ये नहीं, राष्ट्रपति शासन नहीं है किसी राज्य में। जैसे अमेरिका में बना, हमने ये जो हमने देखा कि अमेरिका के प्रति राष्ट्रपति तो हैं, तो राष्ट्रपति के पास ये वहाँ पे नहीं है ऐसे लगाने के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दे किसी राज्य में, वहाँ पावर नहीं है। हमारे यहाँ पावर है, तो हम देखेंगे इसका कितना मिसयूज़ होता है। कई सारे जो बुद्धिवेत्ता हैं और विशेषज्ञ लोग हैं, वो विशेषज्ञ लोग कहते हैं कि ये आर्टिकल ये भी नहीं होना चाहिए, इसमें ये विवादित आर्टिकल है कि राष्ट्रपति शासन कैसे आप लगा सकते हो, यानी कि आप। और हमने देखा भी कि सरकारों ने इसका खूब मिसयूज़ करा है कि राज्य में जो सरकार है उस निर्वाचित सरकार को गिराने के लिए इसका खूब मिसयूज़ करा गया था राष्ट्रपति शासन का। SR-Boumediene केस से पहले जब SR-Boumediene केस आ गया तब बहुत चीज़ें अब ठीक हो गई, अब बहुत मिसयूज़ नहीं होता है। मतलब जैसे मोदी गवर्नमेंट अब हुआ तो 4-5 जगह ही ऐसे कुछ हुआ है, शायद 6-7 जगह ऐसे यूज़ कर रहा है राष्ट्रपति शासन का, लेकिन वहाँ पर जेन्युइन तरीके से, अब जेन्युइन तरीके से होता है। यानी कि ऐसे नहीं पहले मनमानी तरीके से कि ये सरकार पसंद नहीं आ रही, केंद्र में दूसरी सरकार और राज्य में दूसरी सरकार है, तो केंद्र ने भाई राष्ट्रपति शासन लगा के उस सरकार को बर्खास्त करवा दिया और फटाफट वहाँ चुनाव करवा दिए, दूसरा चुन ली गई। तो वो सब देखते हैं, वो हम क्या करें, वो सब ये समझेंगे, सारी राजनीति समझेंगे, राजनीति का पूरा सच समझेंगे, थोड़ी और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। जब हम इसकी तुलना थोड़ा इससे करेंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन ये वाला पूरा आपको ध्यान में रहना चाहिए। अगली वीडियो में जब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन को पढ़ेंगे, राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपात बार बार शब्द बोले जाएंगे तो कन्फ्यूजन ना होना उसमें। कभी बार हो सकता है मेरे से भी गलती निकल जाए कि हम राष्ट्रपति शासन को राष्ट्रीय आपात बोलते हैं, तो वो भी कोशिश मैं भी करूँगा, ध्यान में रखूँ। और आप लोग भी बहुत अटेंटिव होकर सुनना कि राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन में थोड़ी तुलना करेंगे, ये उसको सुनने के लिए आपको ये आना चाहिए, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, ख्याल रखिएगा।